तो यार वन पीस का जो रिसेंट चैप्टर है यानी चैप्टर 1111 वो काफी ज्यादा हाइप में चल रहा है यार बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। फर्स्ट, गोरोसेस जो कि बैटल में एंटर कर चुके हैं और फाइट करना शुरू कर चुके हैं। सेकंड, जो जायंट्स हैं वो लूफी की मदद कर रहे हैं और लूफी की आइडेंटिटी तक जानते हैं। और तीसरा जो कि सबसे बड़ा रीजन है इतनी ज्यादा हाइप का, वो है ये रोबोट, एंशिएंट रोबोट जो कि उठ खड़ा हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली लूफी की मदद करने जा रहा है। सो आखिर चल क्या रहा है इस चैप्टर में एग्जैक्टली? अगर इंटरेस्टेड हो देन कीप वॉचिंग। अब यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने ये वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना, तभी इस वीडियो में मजा आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट पूरा मेजर एग हेड आर्क कवर कर लिया। बाकी इस वीडियो पे आए तो चैप्टर की शुरुआत होती है उसी एग हेड के टॉप पर जो डूम प्रेजेंट था, शील्ड से प्रोटेक्टेड था वहां से, जिसमें कि वैसे तो कोई भी एनिमी एंटर नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब 5 एल्डर्स में से एक खुद एंटर करने की कोशिश करता है तो भैया उसे थोड़ी रोका जा सकता था। क्योंकि अगर वो शील्ड हार्म करने का ट्राई करती भी है गोरोसे को तो भैया वो तो हील करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और जब ये गोरोसे यानी मार्स एंटर करता है डोम में तो उसके एंटर करते ही जिम्बे समझ जाता है कोई ना कोई तो खतरनाक बंदा एंटर किया है। इतनी ज्यादा पावरफुल हाकी थी मार्स की इस फॉर्म में, जिस वजह से जिम्बे और भी ज्यादा जल्दी करता है, तुरंत ही जोरो को वापस लाने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि इस सब के लिए अभी टाइम नहीं है, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। भले ही वो खड़ा हो अपने पैरों पे, लेकिन स्टिल इस फाइट में जीत तुम्हारी ही हुई है, तो इसलिए जिद मत करो, जल्दी से लौटो। और ऐसा कहते हुए जिम्बे तुरंत ही लूची पे 5000 ब्रिक फिस्ट का अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है। और क्योंकि रॉब लूची की फाइट में बीच में जिम्बे आ चुका था तो वो वापस अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि जिम्बे के बीच में आने से ये प्रूफ हो जाता है ना कि जोरो और लूची की फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। और कोइंसिडेंस तो देखो, लूची एग्जैक्टली मार्स के सामने आके गिरता है, I mean, बहुत पास आके गिरता है। और लूची जब देखता है ना मार्स को ऐसी डिमोनिक फॉर्म में तो वो कितना ज्यादा शॉक होता है तुम देख ही सकते हो। और लूची यार CP0 में आता है और CP0 के एजेंट को शॉक करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं और सेकंड चीज उन्हें ऑलमोस्ट सारी चीजों की नॉलेज होती है, काफी हाई पोजीशन पे थे ना इसलिए। लेकिन भैया ऐसा शॉकिंग फेस देख के तो ये क्लियर हो जा रहा है कि लूची को भी इस फॉर्म के बारे में नहीं पता था सारे गोरोसेस की। खैर जो भी है, ये मार्स लूची से पूछता है कि रॉब लूची वेयर इज यॉर्क? और अगर यॉर्क तो भूल गए हो कौन है, तो वन ऑफ दी वेगापंक है, वही जो खाती रहती है, सोती रहती है और आराम करने का काम है उसका, जिसने की बिट्रे किया था सारे वेगापंक्स को इंक्लूडिंग ओरिजिनल वाला। तो उसकी लोकेशन पूछ रहा है मार्स लूची से। और दूसरी तरफ जिम्बे और जोरो की बात करें तो वो वैसे भाग तो रहते, लौट तो रहते वापस सारे स्ट्रॉइड्स की तरफ, लेकिन उन्हें ये क्लियरली दिखाई देता है कि सम काइंड ऑफ डिमोनिक क्रिएचर लूची के पास प्रेजेंट है। इसके बाद हम देखते हैं लूची को जो कि सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है मार्स को कि क्या क्या चल रहा है और सारे लोग जो भी प्रेजेंट है गेट पे वो कहाँ पर है। जैसे कि यॉर्क कंट्रोल रूम में बनी हुई है जो कि 4th फ्लोर पे है, और जिनसे वो फाइट कर रहा था वो है जोरो और जिम्बे जो कि अभी अभी वहां से भागे हैं। और जब मार्स यॉर्क की डायरेक्शन में जाएगा तो रास्ते में ही उसे 5 स्ट्रॉ हेड्स और 2 वेगापंक्स भी मिलेंगे जो कि एस्केप करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं एग हेड के बैग के थ्रू। और ऐसा नहीं है कि लूची सिर्फ अपने एनिमीज के बारे में बता रहा था उसे, वो ये भी बताता है कि बेसमेंट में 85 साइफर पोल के एजेंट्स भी हैं जिनको की वेगापंक्स ने इम्प्रिजन कर रखा है। और रही बात वेगापंक के मैसेज की तो उसमें सिर्फ 6 मिनट्स बचे हैं। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलने के बाद मार्स काफी ज्यादा खुश और शाबाशी देता है लूची को ऐसा तगड़ा काम करने के लिए। लेकिन जब मार्स वहां से उड़कर जा रहा होता है तो लूची ये भी बोलता है दैट माय पार्टनर शुड बी इन कंट्रोल रूम, he was badly injured, please find a way to spare him। यानी बंदे को अपने पार्टनर की चिंता तो है, लेकिन वो शायद भूल गया था कि वो रिक्वेस्ट किससे कर रहा है, एक गोरोसे से जो कि इंसानों को एक इंसेक्ट से ज्यादा कुछ मानते ही नहीं। लिटरली बंदा ये बोल देता है मुंह पे लूची के दैट माइट नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है बहुत सारे इंसेक्ट्स को कुचलते समय एक इंसेक्ट को बचाना। मतलब जो लोग उसके डायरेक्टली अंडर में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बंदा इंसेक्ट से ज्यादा कुछ मानता ही नहीं। और फिर भी पता नहीं ये लोग क्यों उनके लिए काम करते हैं। खैर जो भी है, इसके बाद हमें दिखाई जाती है मेन फाइट यानी लूफी एंड जायंट्स वर्सेस रिमेनिंग 3 एल्डर्स। क्योंकि एक एल्डर को तो काट चुके थे ये दोनों जायंट्स मिलके पिछले चैप्टर में, और एक एल्डर डोम में घुस चुका है। बचे 3 एल्डर्स जो कि फाइट कर रहे हैं इन दोनों से, इन तीनों से। लेकिन उससे पहले अभी लूफी इन दोनों से मिला था तो थोड़ा फ्रेंडली कन्वर्सेशन होता है इन तीनों के बीच कि 2 साल निकल चुके हैं, लूफी कितना ज्यादा बदल चुका है, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लूफी ही वो एंशिएंट गॉड निकलेगा। जिसपे ऑब्वियसली लूफी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन स्टिल वो ये बोलता है तुम क्या कह रहे हो एग्जैक्टली, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। क्योंकि उनके सामने यार 5 एल्डर्स खड़े थे और वो काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि लूफी का साथ अब 2 जायंट्स देने वाले हैं। लेकिन इन जायंट्स के लिए, इनके लिए तो नॉर्मल था, जैसे कि एल्बाफ के जंगलों में बीस्ट उन्हें मिलते रहते हैं,
ऐसे ही ये बीस्ट है जिनसे कि उन्हें फाइट करनी है, लेकिन लूफी ये क्लियर कर देता है कि उन्हें फाइट रियलिटी में करनी नहीं है, उन्हें वहां से एस्केप करना है। तो ये जायंट्स भी उस पर बोल देते हैं कि हाँ हमें पता है, हम सांजी से मिले थे, उसने हमें सब कुछ बता दिया कि कैसे तुम यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद फाइनली इस पैनल के थ्रू प्लान शो करा जाता है कि सारे स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर्स, सारे ग्रुप्स कहाँ पर है और उन्हें किस तरफ जाना है एल्बाफ की शिप पर पहुंचने के लिए। और क्योंकि लूफी मिल चुका था इन दोनों कैप्टन्स को, तो ये अपने सारे क्रू मेंबर्स को एक तरीके का सिग्नल देते हैं इस हॉर्न के थ्रू कि लूफी उन्हें मिल चुका है और इस आइलैंड से निकलने का टाइम आ चुका है। अब ये हॉर्न सुन के सारे मरीन्स के सोल्जर तो समझ ही जाते हैं, साथ ही साथ गोरो सेज भी समझ जाते हैं कि ये तीनों यहाँ से रिट्रीट करने की कोशिश करेंगे, यानी भागने की कोशिश करने वाले हैं। तो इसलिए ये जंगली सुअर पता नहीं किस तरीके का अटैक करता है, साउंड वाला अटैक है या फिर हाकी वाला अटैक है। मोस्ट प्रोबेबली कॉन्करर्स हाकी ही है, जिसपे इन जायंट्स का रिएक्शन तो कुछ ऐसा होता है लेकिन अपने लूफी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, सही में यार समझ में नहीं आता बंदा मजे ले रहा है या सच में डरा हुआ है। खैर जो भी है, ये हाकी अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि दूर दूर तक सारे सोल्जर्स जो कि नॉर्मल सोल्जर्स थे वो नॉकआउट हो जाते हैं। इनफैक्ट वो सोल्जर्स आइलैंड पे भी प्रेजेंट नहीं थे, दूर जो शिप्स खड़ी थी वहां पर प्रेजेंट थे। इतनी दूर तक जाता है इस अटैक का इम्पैक्ट। एंड सरप्राइजिंग पता है क्या था, इतने खतरनाक अटैक के बावजूद ये जायंट समझ नहीं पाते कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि कॉन्करर्स हाकी की रॉर यूज कर पा रहा है। लेकिन यह समझ में भी आता है ये सब आए जो अपने डीमोनिक फॉर्म के साथ थे, इनको पहचानेगा कौन। दूसरी तरफ लूफी, जिसके की मार्क्स आके जो सब अलग हो चुकी थी, लूफी वापस अपनी बॉडी पे उनको लगा रहा होता है। जैसे कि चेस्ट मार्क जो था उसका और जो आंखों के नीचे निशान था ना, वो भी तुम क्लियरली देख सकते हो कि लूफी के हाथ में लटक रहा है एक मार्क तो। और क्योंकि ये हाकी अटैक इन तीनों पे ही काम नहीं करा था, तो ये सुअर अपने दांतों को यूज करके यानी उनको ब्लीड्स में कन्वर्ट करके अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको ये दोनों जायंट्स आसानी से ब्लॉक कर लेते हैं। इनफैक्ट काउंटर में इसको दूर भी उड़ा देते हैं। इसके बाद अपना पुराना लौंडा यानी सैटर्न अटैक करने की कोशिश करता है पॉइजन बॉल्स के साथ, और लूफी उन पॉइजन बॉल्स से घबरा कर एक पेड़ उखाड़ता है, उसको चबाना शुरू करता है, उसे एक बैट में कन्वर्ट करके पता नहीं कहीं से एक हेलमेट प्रोड्यूस करके उन सारी पॉइजन बॉल्स को वापस सैटर्न और बाकी सारे एल्डर्स पे फेंक देता है और हमेशा की तरह अटैक करने के बाद हंसने लग जाता है। लेकिन एल्डर्स वो कम्प्लीटली शॉक में कि भैया ये क्या हुआ। लेकिन इससे भी बड़ा शॉक लगता है लूफी को जब वो ये रियलाइज करता है कि वो पॉइजन बॉल नहीं थे, एक्सप्लोजन बॉल थे जो कि एक्सप्लोड करने वाले थे। इसके बाद उन जायंट्स के क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि कैप्टन्स यही अच्छा मौका है यहाँ से निकलने का, क्योंकि इस एक्सप्लोजन की वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस हुई है उससे हमें भागने में आसानी होगी। जिसपे ये कैप्टन भी मंजूरी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बीस्ट तो गए, ऐसे एक्सप्लोजन से बच थोड़ी पाएंगे। लेकिन लूफी उन्हें क्लियर कर देता है कि नहीं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो तीनों अभी हारे नहीं है, क्योंकि वो तीनों मर नहीं सकते। जिस पे वो जायंट्स शॉक्ड, क्योंकि वो देखते हैं कि तीनों के तीनों बीस्ट अभी भी अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और फुल कॉन्शियस में। अब वो जायंट्स भाग तो रहे होते हैं, यानी रिट्रीट तो कर रहे होते हैं, लेकिन लूफी से वो ये भी बोलते हैं कि हमने तो किसी भी तरीके की ऐसी रेस के बारे में सुना नहीं या फिर ऐसी एबिलिटी के बारे में सुना नहीं जो कि किसी भी बंदे को इमोर्टल बना सकती है। जिस पे लूफी भी लाए, हाँ पता नहीं क्या रीजन है कि मैं जितनी बार भी अटैक क्यों ना कर लूं इनके ऊपर, ये वापस से उठ खड़े होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बंदे अगर यार जितनी बार चाहे उतनी बार हील कर सकते हैं, तो ये तो भैया काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर जो भी है, इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है नामी, जो कि जिम्बे और जोरो को जल्दी से जल्दी वहां पे यानी उनकी लोकेशन पे पहुंचने को बोलती है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं बोनी और फ्रैंकी, जो कि जायंट्स के साथ थे और सबसे पहले जायंट्स की शिप तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उसी शिप के सामने उन्हें खड़े मिलते हैं तीन वाइस एडमिरल्स। और रही बात सांजी की, तो वो भी शिप के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मार्स, जो कि यॉर्क तक पहुंच चुका होता है और यॉर्क से जल्दी मॉनिटर रूम की लोकेशन पूछ रहा होता है। लेकिन भैया यॉर्क थोड़ी पहचानती है उसे, वो तो घबरा जाती है कि भैया ये कौन सा मॉन्स्टर आ गया यहाँ पे, और वो जिंदा बचेगी कि नहीं यही सोच के रोने भी लग जाती है। और इसके बाद हमें किजारू का छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जो कि परेशान हो चुका है इस बैटल से, क्योंकि इस बैटल में उसने एक नहीं दो नहीं अपने तीन दोस्तों को हार्म करने की कोशिश करी है। इनफैक्ट बहुत सीरियसली इंजर भी किया है, स्पेशली वेगा पंक को मरने की कगार पे है यार वो बड़ाऊ। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मोस्ट हाइप्ड पैनल ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें कि वो जायंट रोबोट था और क्लेम किया जा रहा है नेवी के द्वारा कि नॉर्मल जायंट्स जो है ना उनसे कई गुना ज्यादा बड़ा है साइज में, और फ्लेम्स के थ्रू तो ऐसे चल रहा है आराम से कि कोई उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, और कुछ ना कुछ तो बड़बड़ा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये रोबोट बोल रहा होता है फॉरगिव मी जॉय बॉय, एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। अगले चैप्टर का वेट नहीं हो रहा, यहाँ पे 3 वीक का ब्रेक है, पता ही नहीं क्या आएगा अगले चैप्टर में। पर्सनली आई थिंक कुछ ना कुछ तो पास्ट के बारे में रिवील होने वाला। बाकी व्हाट डू यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट्स। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।